Yes, Parth. Okay. So, hello guys, I am Parth, and I welcome you all to the very first day of the web development camp conducted by GDSC JCRC College. We keep organizing such events, so go follow GDSC on Instagram, Twitter, LinkedIn, everywhere. So, today's session is going to revolve about front end part of the web development, that is HTML and CSS, which is also going to be the foundation of your web development journey. So, without any further delay, I would like to welcome today's speaker, Priyank Mehta sir and Praval Jintal sir. Over to you, sir. Am I audible? Yes, sir. You are. या सो बेसिकली आज हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे उसमें एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ स्क्रीन विजिबल है Abhiyang. Yes, sir. ओके सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वेब डेवलपमेंट के तीन स्टेजेस या तीन पार्ट्स होते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिकली आप ऐसे समझिए कि एक वॉल है उसके ऊपर एक स्विच बोर्ड है तो उस पर तीन स्विचेस हैं तो कितने स्विचेस है तीन है ये HTML से हम डिसाइड कर सकते हैं वो स्विचेस कैसे दिखेंगे ये CSS से हम डिसाइड करते हैं और उस स्विचेस को जब हम प्रेस करेंगे तो वो क्या एग्जैक्टली करेगा वो जावास्क्रिप्ट होती है जैसे कि बेसिकली सारा जो लेआउट है जो ब्लूप्रिंट है जो आर्किटेक्चर है एक वेबसाइट को HTML डिसाइड करता है उसे ब्यूटीफाई हम CSS के थ्रू करते हैं और उसमें सारा लॉजिक डालने का काम जावास्क्रिप्ट का होता है अब HTML से अगर मैं शुरुआत करूं सो बेसिकली HTML का हम पहला कोड लिखने जा रहे हैं अब बेसिकली HTML आप बहुत बेसिकली नोटपैड पे भी लिख सकते हो बट VS कोड आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जैसे कि अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ तो ये जो आपको पूरा कोड दिख रहा है ये होता है बॉयलर प्लेट कोड जो कि आपको ऑटोमेटिकली VS कोड जनरेट करके देता है यही अगर आप नोटपैड में लिखते तो आपको स्क्रैच से लिखना पड़ता HTML फिर एक एक टैग को क्लोजिंग एंड बंद करना पड़ता तो हम पहले इस बॉयलर प्लेट कोड को समझते हैं जो आप पहली लाइन देख पा रहे हैं डॉक टाइप HTML ये बेसिकली HTML का वर्जन बताता है तो अभी हम HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं फिर ये हेड बेसिकली मेटा डेटा रखता है यानी इस डेटा अबाउट डेटा सारा जो मेन कंटेंट है वो बॉडी के अंदर आता है और फिर हम HTML बंद कर देते हैं अब बेसिकली HTML में जो टैग्स होते हैं उनको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं ओपनिंग टैग्स क्लोजिंग टैग्स और सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक हर वो टैग जिसको ओपन और क्लोज दोनों करना पड़ता है वो क्लोजिंग टैग कहलाता है जैसे कि पैराग्राफ टैग हो गया हेडिंग टैग हो गया ये क्लोजिंग टैग कहलाते हैं क्योंकि इनको ओपन और क्लोज दोनों करना पड़ता है ये वाला ओपनिंग टैग होता है और ये वाला क्लोजिंग टैग जिसमें हम स्लैश से क्लोज करते हैं बट कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनको हमें क्लोज नहीं करना पड़ता सिर्फ BR टैग ब्रेक रो टैग तो अब टैग होता क्या है बेसिकली तो HTML में टैग वो सारे आइटम्स होते हैं जिनको यूज करके हम एक वेबसाइट बना सकते हैं तो पहले मैं आपको सारे टैग से फेमिलियर करा देता हूँ HTML में हेडिंग टैग होते हैं बट एक नहीं होते 6 होते हैं लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा H1 H2 H3 H4 H5 H6 सो बेसिकली 6 हेडिंग टैग्स होते हैं जिसमें H1 सबसे बड़ा होता है H2 उससे छोटा H3 उससे छोटा सो आपको जिस साइज का यूज करना है बेसिकली अगर आप बुक का टाइटल प्रिंट करना चाहते हैं तो आप H1 यूज कर सकते हैं अगर आपको सब हेडिंग यूज करनी है तो आप H3 और H4 यूज कर सकते हैं फिर आता है पैराग्राफ टैग बेसिकली जब हम कोई स्टोरी लिखते हैं या कोई भी बेसिकली डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हम इस टैग का यूज कर सकते हैं अभी मैंने ऐसे ही कोई नॉर्मल रैंडम वियर्ड सा डेटा रखा है बट आप इसमें मीनिंगफुल डेटा रख सकते हैं फिर आता है एंकर टैग बेसिकली आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट पे बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं जिसके थ्रू आप दूसरे वेब पेजेस या वेबसाइट पे जा सकते हैं तो वो एंकर टैग होता है अब एंकर टैग जरूरी नहीं कि आप ऐसे टेक्स्ट वाले लिंक रखें आप इमेज वाला लिंक भी रख सकते हैं जैसे कि अगर इस गूगल इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मैं गूगल पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ अब लिंक्स भी दो टाइप के होते हैं एक होते हैं एब्सोल्यूट लिंक्स जो कि हम किसी बाहर की वेबसाइट से लिंक करते हैं जैसे कि गूगल और विजुअल स्टूडियो कोड और दूसरा होता है रिलेटिव लिंक जो कि हम खुद के वेब पेजेस पे भी लिंक कर सकते हैं अब ये बहुत जो आपको कूल सा पेज दिख रहा है वो हम बनाएंगे थोड़ी देर बाद बट पहले हम टैग समझ लेते हैं
अब नेक्स्ट टैग आता है इमेज टैग। इसमें हम कोई भी इमेज डाल सकते हैं। जैसे कि एक सनसेट की इमेज है, सनराइज की, आई डोंट नो। तो ये इमेज है। अब इसका जो इसके टैग को थोड़ा समझते हैं। इसमें जो एसआरसी एट्रीब्यूट है वो बेसिकली लिंक है उस इमेज का। तो अभी तो हम उसे इंटरनेट से रेंडर कर रहे हैं, बट हो सकता है कभी इंटरनेट चल नहीं रहा तो आप उसे अपने फोल्डर डायरेक्टरी में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब इससे बेसिकली मैं एडवाइस नहीं करता कि आप जो हाइट है वो टैग में ही लगाएं। इसके लिए सीएसएस अलग से यूटिलाइज कर सकते हैं, बट आप ये भी कर सकते हैं। अब कई बार होता है जैसे कि अगर मैं इस लिंक को ही चेंज कर दूं और सेव करूं तो ये इमेज नहीं रेंडर हुई, राइट। बट हमें कैसे पता लगेगा इमेज किस बारे में थी? तो उसके लिए हम ये ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जो कि दिखा रहा है कि इमेज सन के बारे में थी। नेक्स्ट टैग है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। नाम से समझ में आ रहा होगा, बोल्ड चीज़ों को डार्क कर देता है, इटैलिक थोड़ा टिल्ट कर देता है, और अंडरलाइन अंडरलाइन कर देता है। एचटीएमएल में दो टैग्स और होते हैं, बिग टैग और स्मॉल टैग। तो बिग टैग बेसिकली जो टेक्स्ट है उसको बड़ा दिखाता है, और स्मॉल टैग छोटा दिखाता है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं चैट में, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। Guys, make the session interactive. If you have any sort of doubt, just type it there. तो एक सेकंड। अब आता है एच आर टैग। एच आर टैग कुछ नहीं है, बस आप जैसे एच मतलब हॉरिजॉन्टल, आर मीन्स रो। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल रो एक बेसिकली लाइन आ जाती है। बेसिकली ये रिकमेंड तब होता है जब आपके वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो आप ये रो यूज कर सकते हो, बेसिकली लाइंस यूज कर सकते हो उन सेक्शन को बाइफरकेट करने के लिए। फिर आता है, अब हमने केमिस्ट्री में और मैथ्स में फॉर्मूलेज यूज करने होते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर हो गया, एच टू हो गया। तो ये जो नीचे आ रहा है एच के नीचे, वो बेसिकली सबस्क्रिप्ट कहलाता है, और जो ए के ऊपर आ रहा है वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। सो आप बेसिकली सब टैग और सुपर टैग यूज कर सकते हो इनके लिए। सबके बीच में जो आएगा वो बेसिकली एच के बाद में नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एच है, फिर ये सब सब ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसके बीच में टू है तो वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे सुपर है, ए के बाद सुपर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसके बीच में टू है, वो ए के ऊपर आ जाएगा। हाँ, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये सारे टैग्स नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। अगर आप सारे टैग्स पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसका मैं लिंक चैट में दे देता हूँ आप सबको, W3 स्कूल। वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द वेबसाइट इज कि जैसे आप ट्राई खुद से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँगा कोड कोड में, तो फिर रन करके देख वो चेंजेस भी देख सकता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पेज लेआउट पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली एक कन्वेंशन ये कहता है कि एक वेबसाइट को, मैं आपको इमेज से दिखाता हूँ। ये अगर आप इमेज देख पा रहे हो, तो एक वेबसाइट को हम तीन पार्ट में बनाना चाहिए, हेडर, मेन कंटेंट और फुटर। इससे क्या होता है कि जब हम गूगल पे वेबसाइट रखते हैं, लॉन्च करते हैं, तो जो हेडर्स हैं उसकी जो मेन हेडिंग्स है उसके थ्रू एसईओ करता है, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ताकि अगर हम वो बेस्ट कीवर्ड यूज करें तो हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी। आगे चलते हैं। तो हेडिंग में बेसिकली नेविगेशन आता है। अब एक नेविगेशन वेबसाइट को नेविगेट करने का काम आता है, जैसे कि कोई भी एक नैव बार हो गया। मेन में बेसिकली सारा आपका मेन कंटेंट आता है, और फुटर में जैसे कि अपना एड्रेस डाल सकते हो, आपके लिंक्स डाल सकते हो, आपका रेफरेंस डाल सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर। अब कुछ और टैग्स की बात कर लेते हैं, जैसे यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बुलेट से शो हो रहा है कॉफ़ी, टी और मिल्क। ये बहुत काम आता है फ्यूचर में हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है जिसमें नंबरिंग आती है। अब कई बार क्या होता है कि जो HTML है वो हमारी गिवन स्पेसेस को, जैसे अगर हम मुझे यहाँ पे ELIT के बाद स्पेस देनी है, तो मैं अगर पैराग्राफ टैग में देता तो हटा देता उसे, बट मैं प्री टैग में देता हूँ तो वो स्पेस भी आ जाती है।
तो अगर आपको कभी ऐसे यूज करना है तो प्री टैग यूज कर सकते हो। अब हमें अगर यूजर से इनपुट लेना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसके लिए हम इनपुट टैग यूज करते हैं। एक सेकेंड। तो ये रेडियो बटन होते हैं। रेडियो बटन की खास बात क्या है कि अगर मैं HTML को सेलेक्ट करके रखा है और अब मैं CSS को सेलेक्ट करता हूँ तो HTML अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस रेडियो बटन का यूज मैं तब कर सकता हूँ जब मुझे एक ही इनपुट लेना है यूजर से, जैसे कि जेंडर हो गया, तो या फिर किस ईयर में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है वो। तो कभी भी जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है वो सेकेंड ईयर में साथ में नहीं पढ़ेगा, तो हमेशा मुझे एक ही इनपुट सेलेक्ट कराना है तो मैं रेडियो बटन का यूज कर सकता हूँ। अब अगर मुझे दो इनपुट चाहिए यूजर के थ्रू, तो बहुत सारे तो चेकबॉक्स है, अब इसमें दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक भी सेलेक्ट कर सकता है कोई, दोनों भी अनसेलेक्ट हो सकते हैं। अभी एक टैग है मार्क्यू टैग, अभी ज़्यादा यूज तो नहीं आता बट मुझे कूल लगता है, तो मैं इसमें बस ये आप ऐसे कहीं पे भी वेबसाइट में ऐसे लेफ्ट टू राइट, राइट टू, ऐसे टेक्स्ट जाएगा। फिर अगला टैग होता है बटन। बटन बहुत आपने देखे होंगे, कभी फॉर्म के नीचे एक बटन होता है, जब उस पर क्लिक करते हो तो पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो उसके लिए काम आता है। बटन के और भी यूजेस हो सकते हैं, लिंक करने के लिए वेबसाइट। और ये लास्ट टैग है टेबल। तो बेसिकली टेबल ये पूरा टैग है, इसमें है TR जो होता है वो टेबल रो होता है, और TH होता है टेबल हेडिंग। तो फर्स्ट रो में 3 हेडिंग है, कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री। सेकेंड रो में TD मतलब टेबल डेटा, 3 डेटाज हैं, एल्फ्रेड, मारिया, जर्मनी। और फिर थर्ड रो में बेसिकली 3 डेटा हैं। तो सारे टैग तो मैंने एक बार आपको बता दिए, एक बार आपको कोई डाउट आप पूछ सकते हो। वुड यू कैन यू टेल लिटिल बिट अबाउट HTML5? सो बेसिकली HTML के नए नए वर्जन आते रहते हैं, और ऐसे हर टेक्नोलॉजी के नए नए वर्जन आते हैं। तो अभी किस वर्जन पे काम हो रहा है ये आप जान सकते हो बेसिकली, किस वर्जन पे काम हो रहा है, और उसके हिसाब से कुछ थोड़े बहुत कन्वेंशन चेंज होते हैं, ज़्यादा नहीं बट इसलिए। तो अब हम वो वेब पेज देख लेते हैं वो कैसे बना था। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ आपको और बताता हूँ। जैसे गूगल है, तब आपको इसमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, तो आप राइट क्लिक कर सकते हो, इस पे इंस्पेक्ट पे जा सकते हो। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे कि अगर मैं इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज है, इसके नीचे ये एक और डिव है, ये एक और डिव है। अब एक अगर आपको इमेज, जैसे कि मैं गूगल की जगह फेसबुक की इमेज लगा सकता हूँ, तो मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे इस इमेज पे जाना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और मैंने आपको जैसे इमेज टैग बताया था तो मैं उसका सोर्स चेंज कर सकता हूँ, और ये फेसबुक हो गया। ऐसे मैं इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ, मुझे बस इसकी वैल्यू चेंज करनी है, एडिट एट्रीब्यूट, और मैं इसकी जगह बिंग डाल सकता हूँ, तो बिंग बिंग आ गया, सॉरी। बट जब मैं इसे रिलोड करूंगा तो वापस ये ओरिजिनल डिफॉल्ट कोड आ जाएगा, बिकॉज हर बार ब्राउजर वही फाइल्स फेच करता है और ये फाइल्स वापस रिलोड हो जाती है। अब एक बार अपन वो वेब पेज देख लेते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो तो चैट में पूछ सकता है। अब इस वेब पेज जो अपन ने बनाया, जब हम बनाने वाले हैं, इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। सो बेसिकली मैंने जैसे बताया था, वैसे ही इस वेबसाइट में भी एक हेडर है जिसमें नैव बार है, एक मेन कंटेंट है जिसमें आपको एक इमेज दिख रही होगी कैमरा की, बीच में टेक्स्ट दिख रहा होगा, क्रिएट अमेजिंग वेबसाइट, प्योर HTML एंड CSS ओनली, और ये 2 बटन दिख रहे होंगे, मेन है, और नीचे आपको फुटर दिख रहा होगा। तो ये जो नैव बार है, इसको अगर अपन इंस्पेक्ट करके देखें, सो बेसिकली पूरा नैव बार है, इसमें आपको 6 चीजें दिख रही होंगी। लेफ्ट साइड में आइकन, फिर होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और फीडबैक। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आप UL का यूज कर सकते हो जब आपके पास बहुत सारे सिमिलर टाइप के आइटम्स होते हैं।
फिर उसमें एक एक लिस्ट आइटम में जैसे एक लिस्ट आइटम में होम है, एक लिस्ट आइटम में अबाउट है, एक लिस्ट आइटम में सर्विसेज है, एक लिस्ट आइटम में कॉन्टैक्ट है। तो ये हमारा नया बार हो गया। अगर मैं इसको वापस बंद कर दूं और फिर आता है मेन। अब मेन में आपको एक इमेज दिख रही होगी बैकग्राउंड में, उसके अंदर एक सेंटर डिव है। इसमें अब दो टाइटल हैं, एक थोड़ा बड़ा टाइटल है और एक छोटा एक सब टाइटल है। तो उसके हमने दो डिव लिए हैं। अब बेसिकली डिव क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, सिमेंटिक टैग और नॉन सिमेंटिक टैग होते हैं। सिमेंटिक टैग जिस टैग का से नाम से आपको पता लग जाए वो टैग किस बारे में, जैसे कि पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग। और नॉन सिमेंटिक टैग वो टैग होते हैं जिनका नाम से आपको पता नहीं लगता, जैसे डिव और स्पैन। तो हम डिव को जेनरिक कंटेनर के लिए बना सकते हैं जब हमें बहुत सारे टैग्स उस कंटेनर में डालने होते हैं। अब हमने एक डिव में दो बटन डाले हैं। अब जनरली हम डिव ना भी यूज करते, बट एक अच्छा कन्वेंशन ये कहता है कि जब आपको सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स एक में रखने हैं तो आप एक बड़ा कंटेनर बनाओ, उसमें सिमिलर टाइप ऑफ आइटम डाल दो। तो हमारा मेन है, इसमें बेसिकली एक टाइटल है जो आपको दिख रहा होगा, उसके पीछे एक सब टाइटल है, फिर एक डिव है जिसमें दो बटन हैं, और ये हमारा मेन खत्म हो जाता है। फिर हमारा फुटर आता है। अब फुटर में भी ऐसा आप देख पा रहे हो कि चार चीजें हैं। एक लेफ्ट साइड में आपको 2023 जीडीएससी जयपुर दिख रहा होगा, और ये तीन आइटम्स अबाउट अस, प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशन। तो फिर हमारे पास ये तीन सिमिलर आइटम्स है, तो उसके लिए हमने एक यूएल बना लिया, जैसा आप देख पा रहे होगे। और लेफ्ट में इसके लिए हमने पैराग्राफ यूज कर दिया। तो हमारी वेबसाइट हो गई। बट इसमें एक चीज है जो कि सीएसएस हमने डाली है। सीएसएस जो मैंने आपको कहता ब्यूटीफाई करने का काम आती है, वही मैं अगर सीएसएस हटा दूं तो आपको दिखेगा कि वेबसाइट कुछ भी नहीं है। देख रहे हो आप, ये है बेसिकली हमारी वेबसाइट बिना सीएसएस के। बट आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने आपको बताया, हर आइटम है तो वैसा ही। एक आइकन बेसिकली एक लोगो है, कोडिंग लैब करके एक यूएल है, जैसे पांच आइटम्स है, एक टाइटल है, एक सब टाइटल है, दो बटन्स हैं, है तो वही, बट बिल्कुल भी बेसिकली प्रेजेंटेबल नहीं है। मैं फिर सी एस एस डाल देता हूँ तो फिर वापस अच्छे से वेबसाइट आ जाती है। तो ये सी एस एस ब्यूटीफाई करने का काम करता है किसी वेबसाइट को। तो अब मैं प्रवल को बुलाना चाहूंगा सी एस एस समझाने के लिए। आपको कोई भी एचटीएमएल डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो ओवर टू प्रवल। Okay, thank you, Brian. First of all, hello everyone. Am I audible? यस यू आर Yeah, ऑडिबल। yes, sir. Okay, okay. So, तो आज अपन वो एक मिनट पहले मैं एक बार ये देखता हूँ। ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पे। ओके ओके ओके, नाउ इट आई गॉट इट। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि बेसिकली सीएसएस होता क्या है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी तुमको सीखना है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो तुम ये जो W3 स्कूल की वेबसाइट है उस पर नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में दे रखा है। देखो जैसे तुमको दिख रहा है साइड बार में सब कुछ दे रखा है, कुछ भी कर सकते हो है ना। तो अब अपन यहीं के रेफरेंस लेके थोड़ा ट्राई करते हैं कि होता क्या है सीएसएस। देखो इस पे लिखा है cascading style sheet. CSS describe how HTML elements are to be displayed on the screen, paper or in other media. CSS have a lot of word can। तो बेसिक ये है कि अभी अपन ने स्केलेटन तो बना लिया HTML की मदद से। अभी अपने को उसको ब्यूटीफाई भी करना है, क्योंकि अगर बिना बिना फ्लैश और स्किन के क्या ही है बॉडी, तो अपने को ब्यूटीफाई करना है। तो अपन यूज करते हैं CSS का। CSS भी क्या मार्कअप लैंग्वेज ही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो अपन CSS का यूज करते हैं। तो अपन चलो पहले एक बार ये पढ़ते हैं कि CSS कितने तरीके की होती है। देखो तीन तरीके की CSS हो सकती है, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। इसका क्या मतलब है? अभी एक्सटर्नल का मतलब होता है कि अपन जो CSS लिख रहे हैं एक वेबसाइट से रिलेटेड, वो अपन दूसरी फाइल में लिखें। जैसे देखो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट है, HTML है ये, और ये अपना CSS का कोड है। अपन ने इसको HTML में खुद से नहीं लिखा, अपन ने बाहर दूसरी माई स्टाइल्स जो CSS करके फाइल बनाई और उसमें अपन ने भेज दिया। फिर अपन ने लिंक से इसको कर दिया लिंक। ये फॉर्मेट होता है कि ये लिंक बेसिकली HTML का टैग है जो अब ये क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है पूरी स्टाइल्स को, है ना। अरे REL टैग बताता है कि ये किससे रिलेटेड है। जो भी अपनी यहाँ पे ये जो href मेंशन जो फाइल है वो किससे रिलेटेड है, स्टाइल शीट है और कुछ है, बहुत सारे होता है। आप एक बार नेविगेट कर सकते हो HTML वाली सेक्शन में जाके, W3 स्किल पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। अभी ये एक सेकंड अपना टाइप आता है इंटरनल CSS।
एक HTML में टैग होता है, स्टाइल टैग करके होता है। इसको अगर अपन हेड में लगा दें और फिर अपन यहाँ पे नॉर्मली अपनी CSS लिख सकते हैं, जो भी अपने को लिखना है। देखो इसमें लिखा है कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर लें, क्लीन इन कर दो, H1 को कलर मरून कर दो, मार्जिन स्लैब दे दो 40 पिक्सल। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। अभी इनलाइन CSS क्या है, हर एक एलिमेंट में अपन इनलाइन भी CSS दे सकते हैं। ये जैसे सपोज के H1 है, इसका कलर ब्लू कर दो, ये सिंटेक्स है। तो याद थोड़ा कर लेना इसको, अगर नहीं हो तो वैसे VS कोड में तो सजेशन आ ही जाता है। देखो जैसे यहाँ मैं लिखने का ट्राई करूँ कुछ, देखो सजेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे तुम कर सकते हो ना, करना चाहो। अभी इनके एक स्पेसिफिसिटी भी होती है कि इनलाइन CSS है ना, उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर एक एट्रीब्यूट पे तीनों CSS लग रही हैं, सपोज आपने जो स्टाइल शीट है उसमें भी CSS लगा रखी है, और जो स्टाइल टैग है उसमें भी CSS लग रही है, और इनलाइन CSS भी लग रही है। तो सबसे पहले जो ब्राउजर रेंडर कराएगा ना, वो इनलाइन CSS को रेंडर कराएगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा वो। उसके बाद फिर देता है इंटरनल को, फिर देता है एक्सटर्नल को। बट अपन जनरली यूज तो वही करते हैं एक्सटर्नल, क्योंकि जिससे अपनी वेबसाइट का कोड जो है ना रीडेबल रहता है, मैसी नहीं होता। अभी देखो मैं इसको यहाँ पे लगा देता स्टाइल टैग को, तो थोड़ा रीड करने में दिक्कत आती है ना HTML को समझने में और CSS को। तो अब ये तो हो गया कितने तरीके की होती है। अभी ये है कि सिंटेक्स क्या होता है। अभी किसी भी एलिमेंट पे अपने को वो लगाना ना CSS, ये सिंटेक्स होता है। यहाँ पे अपन सेलेक्टर रखते हैं, ये वाली चीज सेलेक्टर है। इससे अपन सेलेक्ट करते हैं ये इस वाली चीज से किसी भी एलिमेंट को। बहुत सारे वेज होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे अपन। और ये अपने डिक्लेरेशन रूल्स होते हैं कि अपने को इस वाले एलिमेंट पे जो अपन ने सेलेक्ट करा है कौन कौन सी क्या क्या CSS लगानी है ना। तो ये बस इतना सही है सिंटेक्स। तो अभी अपन वो पढ़ लेते हैं एक बार सेलेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से सेलेक्टर्स होते हैं। देखो बेसिक तो ये है कि सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं। तुम किसी भी एलिमेंट को पी टैग के नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे अपन ने पी लिखा है, तो वेबसाइट में जितने भी पी टैग्स होंगे ना, सब पे ये करस्पॉन्डिंग CSS अप्लाई हो जाएगी। देखो दिख रहा है तुमको, पी इस पे भी होगी, इस पे भी होगी, इस पे भी, तीनों पे। सिमिलरली कोई सा भी अलग टैग भी लिख सकते हैं, जैसे अपन ने लिख दिया यहाँ पे, चलो बॉडी पे लगा दो पूरे। देखो बॉडी पे भी हो गया। कलर को अपन ब्लू भी कर सकते हैं, जो भी मतलब करना चाहो, छोटा मोटा चेंजेस। अभी अपन क्या है, देखो तुमने CSS में, सॉरी HTML में दो तीन चीजें और होती हैं। ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट अपना एट्रीब्यूट्स कंटेन कर सकता है। जैसे देखो तुमको दिख रहा है क्लास है, href है, ऐसी ID भी होती है। तो ये क्लास और ID का एट्रीब्यूट्स का काफी सारे यूजेस होते हैं। एक यूज ये होता है कि ये सिलेक्शन इनको टारगेट करने के लिए काम में आता है। जैसे क्लास है, अपन मल्टीपल एलिमेंट्स को एक क्लास दे सकते हैं, पर आईडी है ना, वो एक एक यूनिक ही होती है। मतलब एक एलिमेंट, मतलब पूरी HTML में एक ही आईडी होगी यूनिक। बाकी क्लास नेम देखो, जैसे कंटेनर है, काफी सारे कंटेनर, इसकी भी क्लास नेम कंटेनर है, और अपन मल्टीपल वो भी क्लास नेम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दो दूसरा, और भी कोई सा भी दे सकते हैं। आईडी भी ऐसे दे सकते हैं। बट ये है कि अगर डिव के पास कोई आईडी होगी, ID1, तो अब कोई भी अदर एलिमेंट ID1 को नहीं ले सकता। लेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, है ना। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है, ये आया अपने सेलेक्टर्स हो गया। अभी सेलेक्ट कैसे, अभी सपोज करो ये अपना लिखा था यहाँ पे ID1 है ना, तो अपने को ये वाला डिव सेलेक्ट करना है। इसमें आईडी है अपनी ID1, तो इसको अपन हैशटैग आईडी को नॉर्मली हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं। हैशटैग से CSS में भी, जावास्क्रिप्ट में भी, तो हैशटैग अपन लगा के आईडी मेंशन कर देंगे। अभी जिस भी एलिमेंट पे ये करस्पॉन्डिंग आईडी होगी ना, उस पे एक ये वाली CSS लग जाएगी, ये जो इसमें अपन ने मेंशन कर रखे, जो भी डिक्लेयर कर रखे है ना। सिमिलरली अपन क्लास नेम से भी कर सकते हैं। डॉट क्या है, क्लास नेम को रिप्रेजेंट करता है। डॉट के बाद अपन क्लास नेम लिख देते हैं, फिर उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग CSS अप्लाई हो जाएगी। अब इस चीज का क्या मतलब है कि पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो पहले, तो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लो सारे जिनकी जो जिनमें जो क्लास नेम है ना सेंटर अवेलेबल है। जैसे इसमें सेंटर है, और भी कुछ दे सकते हैं अपन। देखो पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेगा ये सारे जिसमें सेंटर है। इसमें देखो ये दे रहा है ना। अभी अगर अपन सेंटर को हटा देंगे तो किसी पे भी अप्लाई नहीं, क्योंकि ये फाइंड ही नहीं कर पा रहा। पैराग्राफ P
जिसकी क्लास नेम सेंटर है, पर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं इस चक्कर में, ठीक है। ऐसे अपन चेन बना सकते हैं जितनी जैसे अपने को बनाना है, जैसे, ठीक है। और ये होता है क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है कि अपन जैसे भी, इसका मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है ना, सब पे ये वाली CSS अप्लाई हो जाएगी, ये वाली। जैसे देखो इसमें 4 एलिमेंट है, चारों पे ये वाली CSS अप्लाई होगी। टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट अलाइन हो गया सेंटर और कलर हो गया ब्लू। ये इसको अपन यूज करते हैं स्टार्टिंग में, बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ों को चेंज करने में। अभी बताता हूँ कैसे करते हैं। ग्रुप सेलेक्टर, जैसे सपोज करो H1 और H2 और P, इन तीनों पे अपने को सीम CSS देनी है, तो अपन कॉमा से इनको सेपरेट करके H1 H2 P इन ये वाली CSS तीनों पे अप्लाई हो जाएगी। और काफ़ी सारे सेलेक्टर्स होते हैं, जैसे कॉम्बिनेटर्स होते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स हैं, कॉम्बिनेटर्स होते हैं। कॉम्बिनेटर्स, अब ये डिव और पी, इसका मतलब ये है कि डिव, सारे डिव्स जो HTML की बॉडी में, सारे डिव्स जिनके भीतर, सॉरी, सारे पी जो डिव के डायरेक्ट चाइल्ड, जो डिव के भीतर है। जैसे देखो ये पी है, ये डिव के भीतर आ रहा है, तो इस पी पे अप्लाई होगी। अब इस वाले पी पे अप्लाई नहीं हुई क्योंकि ये डिव के भीतर नहीं आ रहा। अगर इसको भी अपन डिव में रैप कर देते ना, तो ये हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारे हैं, तुम एक बार सारे रीड आउट कर सकते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है ना। सिलेक्टर्स हो गया। अभी कमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि CSS में देखो ऐसे कमेंट लगाते हैं, स्टार स्लैश स्टार और स्टार स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। चलो अब क्या है, अपनी वेबसाइट देखते हैं। अपन वेबसाइट को थोड़ा CSS लगाने का ट्राई करते हैं। LTLO से देखो ये है, अभी इसको अपने को ऐसा दिखाना है, इसको अपने को ऐसा दिखाना है। तो अपन होता क्या है कि तुमको जो डिज़ाइनर है ना, वो अपनी डिज़ाइन बना के दे देगा। अभी तुमको इसका HTML कोड लिखना है और CSS लिखना है, तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं ना। जैसे अपन ने देख लिया, अपन वेब पेज देख लिया, डिज़ाइन देख लिया। अभी डिज़ाइन है नहीं तो अपन वेब पेज को डिज़ाइन मान रहे हैं। अपन ने डिज़ाइन देख लिया, अभी अपन क्या करेंगे कि इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का ट्राई करेंगे। देखो जैसे ये वाला चीज़ है, ये हेडर है या नैव बार है, कुछ भी बोल दो। ये वाला अपना मेन सेक्शन मान लो, और ये हो गया अपना फुटर। तो अपन ने देखो नैव बार बना लिया, मेन सेक्शन बना लिया जो डेटा वाला होता है, और फुटर बना लिया। अभी इसमें क्या है, देखो ये वाली चीज़ है, ये वाली को अपन एक कंटेनर्स में रख सकते हैं। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको अपन एक कंटेनर में रख दिया। फिर इसमें भी इस कंटेनर को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो इसमें एक लोगो आ रहा है और ये नेविगेशन लिंक्स आ रही हैं। तो ये दोनों अलग अलग साइड है, तो एक तो अपन लोगो के लिए एलिमेंट ले लेंगे, एक ये अनऑर्डर लिस्ट ले लेंगे इन सारों के लिए, क्योंकि ये सिमिलर है। अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं ना, और भी कुछ पी भी ले सकते हैं, पैरा भी ले सकते हैं, जैसा मूड बने वैसा। देखो ये अब मेन सेक्शन को कैटेगराइज करें, तो देखो मेन सेक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो बैकग्राउंड ये इमेज है, तो मेन सेक्शन को CSS लगाएंगे तो बैकग्राउंड इमेज होगी। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये कंटेनर में रैप कर देते हैं इसको। फिर अपन क्या करेगा, इस पूरी जो कंटेनर है उसको सेंटर कर देंगे, जिससे सारा ये एलिमेंट है वो उसमें हो जाएगा सेंटर में। अब ये बीच वाले पे ये जो डिव है उसमें क्या 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 आ रहा है, इसमें आ रहा है कि हेडिंग आ रहा है, सब टाइटल आ रहा है, और फिर ये 2 बटन आ रही हैं। सिमिलरली अपन फुटर को भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपन CSS अप्लाई कैसे करेंगे, देखो अपने को दिख रहा है ये जो नया बार है ना, इसका कलर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कलर ये वाला है जो भी है, ब्लैक जैसे ये कुछ। देखो इसको अपन स्क्रॉल कर रहे हैं, सॉरी, इसको अपन स्क्रॉल कर रहे हैं, तो देखो ये जो नया बार है वो फिक्स है, वो ऊपर नहीं जा रहा। जैसे जैसे ये है ना, ये देखो ये वाला, ये फिक्स, ये वाली चीज़ है ना, ये देखो ये चली जा रही है ना, ऊपर जा रही है ना। तो ऐसे अपनी वेबसाइट में नहीं है, तो मतलब इसका मतलब अपना नया बार फिक्स है। अपने नया बार की अपन विड्थ देख रहे हैं, देखो 100% पूरी डेस्कटॉप की विड्थ को ले रहे हैं, तो 100% अपनी विड्थ है। तो अपन ऐसे डिज़ाइन को देख के थोड़ा बहुत CSS ऊपर ऊपर से मोटी मोटी अपन वो कर सकते हैं ट्राई। तो देखो एक मिनट है, देखो इसमें तो अपने इसमें कलर आ गया। अभी तो ये वाली चीज़ भी आ गई। अब अपने को क्या है, इन सबको डिज़ाइन देनी है ना। तो ये तो पहले तो अपन क्या करते हैं, ये वाली चीज़ अपन ने जब अनलॉक करी ना, इससे क्या हो गया कि अपन ने नैव बार है उसकी पोजीशन फिक्स कर दी, अपन ने बैकग्राउंड लगा दिया, अपन ने विड्थ भी लगा दिया और पैडिंग भी दे दिया। पैडिंग वगैरह क्या होता है एक बार वो और पढ़ लेते हैं। बॉक्स मॉडल
ये देखो CSS का हर एक एलिमेंट, सॉरी HTML का हर एक एलिमेंट होता है ना, उसको ऐसे अपन कोई भी क्या बोलते हैं, मतलब उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं। ये तो होता है कंटेंट, ये दिख रहा है। फिर उसके बाद आता है पैडिंग, उसके बाद आता है बॉर्डर, उसके बाद आता है मार्जिन। अभी अपने को इस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में थोड़ा डिफरेंस रखना है, तो अपन इसको पैडिंग दे देते हैं ना। बॉर्डर और ये जो अदर एलिमेंट के बीच में डिफरेंस होता है उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अभी ये वाली चीज़ें क्या कर रही हैं, ये तो सबसे पहले होता क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अलग-अलग एलिमेंट्स की कुछ पैडिंग और मार्जिन डिफ़ॉल्ट होती हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, मार्जिन को शुरू में सारे एलिमेंट्स को 0 कर दे रहे हैं, पैडिंग को 0 कर दे रहे हैं, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। अब बॉर्डर बॉक्स साइजिंग का मतलब होता है कि अपन विड्थ और हाइट जब मेंशन करेंगे ना, तो वो बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस कंटेंट होगा, मतलब 2 इंटू बॉर्डर प्लस 2 इंटू पैडिंग प्लस कंटेंट। ये अगर अपन ने विड्थ लेगा 40 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि यहाँ से और यहाँ तक की, यहाँ से और यहाँ तक की विड्थ अपन मेंशन कर रहे हैं। अगर अपना कंटेंट जो क्या बोलते हैं बॉक्स साइजिंग है, वो बॉर्डर बॉक्स है। बट अगर ये अपना बॉक्स साइजिंग होता कंटेंट बॉक्स होता, तो इसका मतलब होता है कि अपन जब विड्थ मेंशन कर रहे हैं, वो सिर्फ कंटेंट की विड्थ अपन मेंशन कर रहे हैं ना। ये जो जैसे यहाँ से यहाँ तक विड्थ है सिर्फ ऐसे, तो ठीक है। अपन नॉर्मली अपन ये बॉर्डर वर्क्स वाले यूज करते हैं, कॉमन कन्वीनियंस अभी यही फॉलो करते हैं। ये तुमको दिख रहा है, ये इम्पोर्ट अपन ने क्या करना है कि बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। गूगल देखो, जैसे गूगल फॉन्ट की अपन वेबसाइट पे जाते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई सा भी अपन फॉन्ट चूज कर सकते हैं, जो भी अपने को चूज करना है ना। सपोज मेरे को ये रोबोटो वाला चाहिए है ना, तो रोबोटो वाला चाहिए, मैं इसमें से चूज कर लूंगा कि कौन कौन से चाहिए। देखो मेरे को ये थे 100 थिन वाला चाहिए, टैलिक चाहिए, कोई सा भी चाहिए। चलो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद अपन इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्टेड फैमिलीज पे। इसमें से अपन और नेविगेट कर सकते हैं कौन सा हटाना है। चलो मेरे को ये हटाना है, हटाना है। उसके बाद अपन क्या है, इनको दो तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। या तो अपन क्या है, इनको HTML में लिंक टैग लगा के इंपोर्ट कर लें, और फिर ये फॉन्ट फैमिलीज अपने पास अवेलेबल हो जाएंगी। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट लेते हैं, इसको अपन अपनी CSS वाली फाइल में डाल देंगे, और फिर अपन फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। तो ये वो यहाँ पे वही किया अपन ने, सिंपली फॉन्ट अपन ने इंपोर्ट करा है, उसके बाद अपन ने फॉन्ट को अप्लाई कर दिया। ये FFF कलर होता है, ये एक मिनट, ये वाइट कलर होता है FFF। तो अपन ने क्या करा है कि सारे जो कलर बेसिकली कलर जो डिक्लेरेशन है वो बताता है आपकी वेबसाइट के जो ये टेक्स्ट है ना, उसका कलर क्या होगा। जैसे अब वाइट कर दिए तो सारे जो कलर है ना वो वाइट ही हो जाएंगे, सारे टेक्स्ट का कलर, क्योंकि अपन ने सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई कर दिया। अभी अपन ने नैब की पोजीशन फिक्स कर दिया ना। अब फुटर जो था, अपन ने फुटर देखा था, देखो फुटर था, फुटर में भी यही है कि अपन ने सिंपली ये बड़ा वाला कंटेनर है जो फुटर नाम से, उसके बाद ये दो चीज़ें, इनको भी अपन एक कंटेनर में रैप कर देंगे। देखो HTML में देखो कंटेनर में अपन रैप कर दिया। ये P है, ये कॉपीराइट रिजर्व बता रहा है, ये एक्स्ट्रा जो लिंक है वो बता रहा है, तो सिमिलर वही कर दिया अपन ने। अब ये नेविगेशन, अब ये जो था ना कंटेनर था, दोनों में सिमिलर कंटेनर है, और तुम देख रहे हो काफ़ी हद तक दोनों की स्टाइलिंग भी सिमिलर है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं कि क्लास नेम दे सकते हैं दोनों को, तो इसीलिए अपन ने दोनों को सिमिलर क्लास नेम दे दिया, कंटेनर कंटेनर। और उसके बाद अपन ने CSS अपन लगाना चालू कर दिया, अपन ने लिख दिया। देखो ये कंटेनर से लग रही है ना CSS, ठीक है। अभी पहले अपन जो डिफरेंट डिफरेंट दोनों की थोड़ी CSS है वो अपन ट्राई करते हैं लगाने का। अपन ने क्या करा कि बैकग्राउंड अपन ने ब्लैक कर दिया, देखो बैकग्राउंड ब्लैक हो रहे हैं। और पैडिंग 10 पिक्सल, पैडिंग का भी 10, ये जो दो एलिमेंट दो में मेंशन है ना, इसका मतलब क्या है कि टॉप और बॉटम से, तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो चीज़ है वो बता रहा है टॉप से, टॉप और बॉटम की पैडिंग। ये वाला बता रहा है अपना लेफ्ट और राइट की पैडिंग। इसको अपन और एक्सप्लेन वो कर सकते हैं पैडिंग को, पैडिंग जैसे है ना, ये पैडिंग लेफ्ट टॉप बॉटम राइट इनलाइन स्टार्ट इनलाइन काफ़ी सारी हैं, जिसको जो भी देना चाहे अलग अलग डिफरेंट भी दे सकते हैं। और अगर अपन सिंपली अपन ने लिख दिया पैडिंग 10 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि चारों साइड से 10 10 पिक्सल लग जाएगी, ठीक है। तो अपने को तो इसमें क्या है कि थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे से गैप चाहिए दोनों में, तो अपन दोनों में 10 10 पैडिंग दे दी। अभी और थोड़ा देखो इंस्पेक्ट सेक्शन से भी अपने को पता चल जाता है कि अपने को, जैसे देखो पैडिंग देखो, ये जो आपको एरो दिख रहा है ये छोटा सा,
इस पे क्लिक करके देखो इसमें आ रहा है ऑप्शन कि पैडिंग टॉप 10 पिक्सल है, राइट 0 है, बॉटम 10 पिक्सल है और पैडिंग लेफ्ट 0 पिक्सल है। इस तरीके से अपन ने पैडिंग मेंशन कर दी। सिमिलरली अपन जो भी करस्पॉन्डिंग स्टाइल्स है वो लगाते चले जाएंगे। देखो अभी ये जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर इसको अपन ने इसलिए रैप करा कि सपोज अभी अपन इसकी विड्थ को बढ़ाते जा रहे हैं, तो देखो ये दोनों चीज़ है ना वो यहाँ पे नहीं रह रही, ये समझ लो, जैसे ये लोगो है ना वो यहाँ पे नहीं रह रहा और ये लिंक्स है वो यहाँ पे नहीं रह रही। तो इसके अपन ने क्या करा है कि इसकी जो मैक्स विड्थ है ना उसको अपन ने फिक्स कर दिया है कि जो कंटेनर है वो 1250 मैक्स इसकी वो हो सकती है, ये क्या बोलते हैं मैक्सिमम विड्थ। मार्जिन इसमें ऑटो रखा है तो